हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वेक्टर एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे और अपने सेकंड लेक्चर में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कल हमारा लास्ट टॉपिक छूट गया था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो टर्मिनोलॉजी के काम में आएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके लिए सिंबल्स, इसकी कैलकुलेशन, सब कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं अपने सिंपल से कंसेप्ट से, ठीक है। तो कल हमने जो भी वेक्टर पढ़े थे उसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, यदि हम वेक्टर की बात करें तो अगला वाला कौन सा है? कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा है? कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आ रहा है ना आपको? ये नाम से ही समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं क्या है आपके पास, एक एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई क्या है? प्लेन है। इज़ दैट क्लियर? मतलब कि जैसे ये बोर्ड ही है, इसको आप एक्स एक्सेस मान लो, इसको वाई एक्सेस मान लो, ठीक है। अगर इसमें कोई वेक्टर जो हैं इस तरीके से प्रेजेंट हों, इज़ दैट क्लियर? ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं ये कौन से वेक्टर्स होंगे? कोप्लेनर्स वेक्टर्स होंगे। अगर मैं इसे नाम दे दूं वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर होंगे, अगर एक ही प्लेन में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो हमारा कहने का यहाँ सीधा मतलब सिर्फ इतना सा है। इज़ दैट क्लियर? कि the vectors if they are placed on a plane then they are called the coplanar vector. Is that clear? और वो कैसे होना चाहिए? एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसा, अगर मान लो एक वेक्टर इस तरीके से है तो दूसरा वेक्टर ऐसा, तीसरा वेक्टर ऐसा, चौथा वेक्टर ऐसा, पर वो कभी धोखे से भी अपनी क्या हो, डायरेक्शन अलाइनमेंट चेंज ना करें, वो सब एक दूसरे कैसे हों, पैरेलल ही हों और एक ही प्लेन में हों, तो दे आर कॉल्ड दी कोप्लेनर वेक्टर्स। यहाँ पर क्या है, और टाइप की वेक्टर भी होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? को इनिशियल वेक्टर। ये बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, आप अपनी बुक्स में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ, फिर भी अभी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा हो, एक सा हो, दे आर कॉल्ड दी को इनिशियल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है कोई, यहाँ से यहाँ तक हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा कौन सा है, वेक्टर बी है, ये हमने मान लिया कि हमारा कौन सा वेक्टर सी है, और ये सारे के सारे मान लो ओ पॉइंट से शुरू होते हैं, तो दे आर कॉल्ड दी को इनिशियल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर्स हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद एक वेक्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा कौन सा होगा, नल वेक्टर। ध्यान देना, कौन सा वेक्टर होगा हमारा, नल वेक्टर। इस नल वेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं और वो कौन सा है, ज़ीरो वेक्टर। कौन सा है हमारा, ज़ीरो वेक्टर। अभी हम समझेंगे ज़रा इसको, ये क्या है ज़ीरो वेक्टर। बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, वो कौन सा वेक्टर कहलाता है, ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। नो इशू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई अपना, ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। इज दैट क्लियर? सो सिंपल इट इज। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा, इसको हम समझते हैं काम में किस में आता है। मान लेते हैं, देखिए अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? तो क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा कुछ ना कुछ नंबर देगा। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ से मैं आगे तक चला जाऊँ तो मेरा क्या होगा, ये डायरेक्शन हो गई मेरी, और कुछ जो चल गया वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। पर यदि मैं घूम फिर के यहीं पर आकर के खड़ा हो जाऊँ, या मैं यहीं पर खड़ा रहूँ और जैसे जैसे टाइम अभी चलता भी जा रहा है तो मैंने तो टाइम तो बढ़ रहा है पर मेरी पोजीशन क्या हो गई है, जैसी की तैसी है। इज़ दैट क्लियर? सो अब मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, ज़ीरो। तो अब ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए भी क्या लगेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी लगेगी। तो उस समय उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये नल वेक्टर का या फिर ज़ीरो वेक्टर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि फ्रॉम टाइम t1 to t2, from time t1 to t2 displacement of mine
इज़ ज़ीरो। कितना होगा भाई? ज़ीरो होगा। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा उसे किससे शो करूंगा मैं? ज़ीरो वेक्टर से। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डन। अब अगर मान लेते हैं एक क्वांटिटी अगर ए है, ठीक है ना, एक क्वांटिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक इसको क्या कर सकता हूँ मैं? एक दूसरी क्वांटिटी, मतलब है वही, जैसे अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स है, मैं बी से क्या करता हूँ? इसे ऐड करता हूँ। लेकिन बी जो है कुछ ऐसे तरीके से दिया हुआ है कि ए जो है इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। तो इस क्वांटिटी को हम बी को बोलेंगे ए का नेगेटिव वेक्टर, जो कि हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? ए को और बी को यदि मैं माइनस बी को जोड़ दूँ तो मेरे को मिलेगा ए माइनस बी। इज़ दैट क्लियर? और दोनों मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इज दैट क्लियर? पर डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे से कैसे अपोजिट है, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कितना होगा? ज़ीरो मिलेगा। इज दैट क्लियर? या अलग तरीके से मैं इसे समझा सकता हूँ, मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए में मैं माइनस वेक्टर ए को यदि जोड़ दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? तो मेरे को ज़ीरो वेक्टर की यहाँ पर क्या हो रही है? रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ज़ीरो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द मोशन इसकी वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई विल हैव टू एक्सप्लेन zero acceleration. Is that clear? So that is the main concept behind the null vector or zero vector, whatever you are want to say. Now what is the meaning of the negative vector? मेरे को ये भी बताना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं इसके थोड़ी सी 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। अगर किसी ज़ीरो वेक्टर में अगर आप कोई एक नॉर्मल वेक्टर ऐड कर देते हो तो आपका नॉर्मल वेक्टर ही क्या रहेगा? आंसर आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ज़ीरो का जैसा ट्रीट होगा। और अगर आप उससे कोई वेक्टर को घटा देते हो, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए से अगर मैं ज़ीरो वेक्टर को घटा दूं तब भी मेरा आंसर ए ही आएगा, और इसका रिवर्स भी आप करके चेक कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। अगर मान लेते हैं वेक्टर ए में, ठीक है ना, किसी फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़ीरो वेक्टर में किसी फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा? मेरा ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। और अगर मान लेते हैं कि किसी फाइनाइट वेक्टर का यदि मैं ज़ीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आंसर मेरा क्या आएगा? नॉर्मल ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। नॉर्मल जैसे नंबर जैसे ट्रीट करते हैं उसी तरीके से ये भी क्या होता है हमारा यहाँ पर एलेबोरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? नल वेक्टर, और ये सफिशियंट है समझने के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर नल वेक्टर जो है एक्चुअल में ज़ीरो के जैसे ट्रीट करता है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे अपने नंबर सिस्टम में। यहाँ पर एक वेक्टर जो है जो हमें देखना है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। कौन सा बोलेंगे इसको? नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक दैट एक चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ कि दैट इज़ माई होम और दैट इज़ योर होम, दैट इज़ योर होम। इज़ दैट क्लियर? योर होम को मैं YH से शो कर रहा हूँ। तो मैं जो हूँ कहीं से भी आया हूँ, और अगर मैं मान लो तो मेरी डायरेक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा, वो ये है। समझ पा रहे ना आप? ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ये। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान के चलिए D। तो मेरे लिए डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई होम टू योर होम। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ कंसीडर्ड एज पॉजिटिव वेक्टर फॉर मी। क्लियर? पर यदि मैं आपसे बोलूं कि आपका घर कहाँ, अगर आपको मेरे घर आना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गो जस्ट रिवर्स ऑफ मी, मेरे से जस्ट उल्टा जाना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। तो उस कंडीशन में आपकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? मेरे जस्ट अपोजिट होगी, मेरे जस्ट क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ये जो है यहाँ पर, ये किसके जैसे ट्रीट होगा? इसके अपोजिट के जैसा। इज़ दैट क्लियर? मतलब कि रिवर्स या उल्टा। तो इसे मैं कहूँगा क्या? इसका नेगेटिव वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? सो अगर मैं इसे वेक्टर 1 बोल दूं और इसे 2 बोल दूं तो 2 इज़ द नेगेटिव ऑफ 1। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ द सिंपल थिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गया। समझ में आ गया ना? मतलब कुछ भी नहीं है, अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो वो जो डायरेक्शन जो होगी वो एक के रिस्पेक्ट में कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कोई इशू यहाँ पर नहीं होता है। तो इसे अगर मैं पढ़ना चाहूँ, सो वेक्टर 2 इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ 1। समझ में आ गया ना? पर एक बात ध्यान देना,
अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि दैट इज़ वेक्टर ए और दैट इज़ वेक्टर बी, समझ में आया ना, तो इसमें नेगेटिव वेक्टर कौन सा है तो आप कभी नहीं बता पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि ये जो नेगेटिव वेक्टर है पहले कोई स्पेसिफाई है या फिर कोई वो नहीं है, आपका रूल नहीं है कि आपको नेगेटिव वेक्टर यही होगा, पॉजिटिव वेक्टर ये होगा। दिस इज ओनली द कन्वेंशन, दिस इज ओनली द कन्वेंशन। एंड अगेन व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टॉक अबाउट द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन एक प्रकार के क्या होते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, दे आर नॉट द फिजिकल लॉस। इज दैट क्लियर? कन्वेंशन वर्ड यदि आ रहा है तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं इस वाले हाथ को राइट हैंड बोलूँगा, इसको लेफ़्ट बोलूँगा, कोई इशू नहीं है, कन्वेंशन है। कोई चाहता तो इसे राइट बोल सकता था, इसे लेफ़्ट बोल सकता था इनिशियल में, तो कन्वेंशन है ताकि हम एक दूसरे को क्या कर सकें, समझ सकें, बता सकें। हिंदी में इसे दायां बोलते हैं, इसे बायां बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द कन्वेंशन। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अगर आपने इसे ए को पॉजिटिव माना तो फिर बी क्या होगा, ए का नेगेटिव होगा, और उल्टा यदि आपने बी को पॉजिटिव वेक्टर माना, मतलब कन्वेंशनली आपने इसको पॉजिटिव लिया, सो ए विल बी द नेगेटिव ऑफ बी। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। और एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव वेक्टर जो है, अगर मान लो उनके दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, सेम होंगे। यदि मैं उनको ऐड कर दूं, नेगेटिव वेक्टर को, जैसे a प्लस ऑफ माइनस बी, अगर मान लेते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि a का नेगेटिव वेक्टर क्या है, b है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी, तो ये हमें क्या देगा, ज़ीरो वेक्टर देगा। और ज़ीरो वेक्टर देगा मतलब कि क्या देगा, एकदम ऐसा वेक्टर देगा जिसका डायमेंशन कितना होगा, मेरा ज़ीरो होगा, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो हम ये भी बोल सकते हैं नल वेक्टर में कि इसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है बट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द मेन थिंग फॉर द null vector and negative vector. You will have to understand that, you will have to feel it at any cost. Is that clear? Now we are going to move towards the next vector, and that is called our unit vector. Just note it in your own language, then we will move further. Is that clear? Now our next concept is unit vector. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देंगे। कौन सा है हमारा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो वर्ड हमारे पास यूनिट है, इस यूनिट का मतलब होता है एक, यानी कि वन। एक बात ध्यान रखना, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यानी कि वन। और ये एक या वन जो है यूनिट है, ये किससे बिलोंग करता है, मैग्नीट्यूड से। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, वो कौन सा वेक्टर कहलाता है, हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। मैं इसे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देंगे। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। बस डेफिनेशन सफिशिएंट है, पर इसमें एक चीज़ जो आपको ऐड करना है और हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर भाई हमारा, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज used to show the direction, is that clear, of given vector। मतलब कि सिंपल सी बात क्या है, ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के काम में आता है। आप इतना बस ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। मान लेते हैं, जस्ट कंसीडर कि आपके पास एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए, समझ में आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए। जस्ट कंसीडर, लेट वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी। समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी भाई, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए, whose magnitude is modulus of vector a is equal to a। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी ए जीरो ना हो। वेयर, ये जरूर लिख लेना ध्यान से, वेयर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हो या फिर क्या हो, ए हो, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू ज़ीरो को इक्वल ना हो, तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। देन यूनिट वेक्टर along the direction of vector A is
गिवन बाय ए कैप, इसे क्या पढ़ेंगे भाई, ए कैप, इसके द्वारा दी जाती है। समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर इसके द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए जो है वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए के इंटू ए कैप के, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा ए इंटू ए कैप के। समझ में आ रहा है आपको, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है किस चीज़ का, यूनिट वेक्टर को डिटरमाइन करने का। और यूनिट वेक्टर यदि मुझे डिटरमाइन करना है तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। इज दैट क्लियर, या फिर आप ए भी सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का क्या हो गया, सिंपल सा फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं इस फार्मूले को पढ़ना चाहूँ तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर के साथ। समझ में आ गया ना, इसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं एनी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर, नथिंग मोर देन इट। यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को बताएगा कि मतलब ये वेक्टर ए किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, उसकी डायरेक्शन किससे बताई जाती है, इस यूनिट वेक्टर ए कैप से बताई जाती है। अब ध्यान रखना, मान लेते हैं लेट, अभी आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए जो है, मैं वेक्टर ए की बात करूं, ए की वैल्यू जो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है। समझ में, कि 3D की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहा हूँ, 3D की बात कर रहा हूँ। अभी ये क्या है, ए कैप, एक आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, अब हमें क्या करना है, इसे समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करेंगे। समझ में आ रहा ना आपको, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर, क्या है, जस्ट थिंक डैट यू हैव अ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है, कार्टेशियन सिस्टम है आपके पास इस तरीके से एक्स वाई और जेड। समझ पा रहे हैं ना आप ये, ठीक है ना, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है भाई हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर, दैट इज योर ओरिजिन। ठीक है ना, ये कौन सा है आपका ओरिजिन। अब ध्यान देना, तो मैं यदि बात करूं कि मेरे को एक्स एक्सिस में क्या करना है, डिनोट करना है, मेरे को बताना है एक्स डायरेक्शन को, यदि मेरे को एक्सप्लेन करना है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारा कन्वेंशन है कि हम उसके लिए क्या लेंगे, आई कैप लेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप लेंगे और जेड डायरेक्शन के लिए क्या ले लेंगे, के कैप ले लेंगे। इज दैट क्लियर, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल, दिस इज द थिंग। दैट मीन्स इफ आई एम यूजिंग आई कैप, मतलब कि यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आई कैप, सो दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा भाई, एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें आप लिख लेना यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसमें लिख लेना यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है ना, मतलब कि एक्स वाई जेड एक्सिस को क्या करेंगे, डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। तो ये जो है हमने जो लिखा है वही है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। अब यहाँ समझना इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है 3D में, ठीक है ना, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है मान के चलो 2 3 4 कोऑर्डिनेट हैं इसके। ठीक है, तो हमको पता है नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम में इसे हम x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। मतलब कि x पर 2 है, y पर 3 है और z पर कितना है, 4 है। पर अगर मैं बोलूं कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये मेरा जो होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की बात मैं करूँ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मेरे को क्या करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है। अगर मैं मान लूँ कि ये कितना है, वेक्टर r से डिनोट किया जा रहा है इस पॉइंट को, तो मुझे लिखना पड़ेगा वेक्टर r इज इक्वल टू ओ पी, वेक्टर r इज इक्वल टू ओ पी, ओ से p तक है भाई ओ पी। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इस वेक्टर फॉर्म में 2 एक्स एक्सिस में कितना है, आई कैप प्लस वाई में कितना है 3 जे कैप प्लस कितना होगा मेरा 4 के कैप। सो दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज दैट क्लियर, इस तरीके से मैं इसे समझा सकता हूँ। अगर मान लेते हैं कोई एक और पॉइंट होता है ऐसा जिसकी वैल्यू कितनी होती 1 -4
+6 अगर होती है वैल्यू, +6 लगाने की ज़रूरत नहीं है ये, तो नॉर्मल तो मैं कार्टेशियन सिस्टम में समझता हूँ, पर उसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो कितना होता, i कैप -4 j कैप +6 k कैप। इज़ दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और इसे हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, यूनिट वेक्टर पढ़ना है। तो उस यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हमें इन सारे कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इज़ दैट क्लियर? वेक्टर ए इज इक्वल टू ax कहाँ पर है, उसमें प्लेन में, आपका कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऑर्थोगोनल वेक्टर में, या जो भी आप बोलना चाहो, वहाँ पर कितना है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू यहाँ 3 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है। अगर मैं बोलूँ आप निकालो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए निकालना हो तो वो ए के इक्वल होगा, और इसे निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको अभी सिर्फ फार्मूला लर्न करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डेरिवेशन ही है, कुछ समय बाद हम इसे करेंगे। तो इसे निकालने का सिंपल सा फार्मूला है ax² प्लस ay² प्लस az²। इज दैट क्लियर? बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ ए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज़रा ध्यान देना। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू सिर्फ i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, 2 ही कैप रहने दो, 2 k कैप, समझ रहे हैं आप? तो मैं बोलता हूँ फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। मैं बोलता हूँ फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। वेक्टर ए के अलॉन्ग मेरे को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो गया, ए कैप हो गया, तो ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, वेक्टर ए अपॉन ए, या फिर मॉडुलस ऑफ ए। तो भाई सिर्फ मेरे को तो ये मालूम है मॉडुलस ऑफ ए निकालना है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, नॉर्मल ए निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, ये इसका कितना होगा, ए एक्स मेरा हो जाएगा 1, ए वाई कितना हो जाएगा मेरा 2, और ए जेड कितना हो जाएगा मेरा 2। तो रखो वैल्यू 1² प्लस 2² प्लस 2²। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल? सो नाउ नेक्स्ट वन विल बी 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 3। तो आपका मॉड्यूलस कितना आ गया, 3। सो व्हाट विल बी योर आंसर हेयर, योर आंसर विल बी ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 3। मतलब कि आपका जो वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, काम करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में वो होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर का एक्चुअल में मतलब है। और इस तरीके से क्या करते हैं हम, किसी भी छोटे मोटे यूनिट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और डिटरमाइन भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ सिंपल बातों को ध्यान देना है आपको और समझना है, ठीक है ना। अभी हम वेक्टर का एक्चुअल में वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल तरीके की बातों को समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं भाई अपने पास वेक्टर ए इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मान लेते हैं, ठीक है ना, 2k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। आपके पास ये दो वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है आपका। नंबर ए, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, आप निकाल सकते हो। सेकंड, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, आप वो भी निकाल सकते हो। अलग अलग करना है दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है ना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, एक क्वेश्चन सिंपल ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अलग अलग आप निकाल सकते हो और निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मेरे को काम कराना है आपको ऐसा, मैं बोलता हूँ फाइंड, मैं बोलता हूँ आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस बी। इसके अलोंग आपको वेक्टर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और दूसरा निकालना है अलोंग ए माइनस बी। समझ में आ गया? नॉर्मल तरीके से करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो मैं बोलूँगा, फर्स्टली मेरे को ए प्लस बी निकालने के लिए पहले तो करना पड़ेगा ना मेरे को सॉल्व। तो सॉल्यूशन के लिए करूँगा, पहला सॉल्यूशन जो होगा मेरा वो ये होगा कि ए प्लस बी को निकालना। तो ए प्लस बी कितना होगा, ए मेरा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस ये कितना है मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप। इज़ दैट क्लियर? अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इज़ दैट क्लियर? नो इशू, दैट इज़ a प्लस बी।
अगर मैं बोलूँ कि इसका यूनिट वेक्टर जो है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मैं ए कैप बी कैप ना मान के मैं बोल देता हूँ एन कैप है। मैं बोलता हूँ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग किसके भाई, ए प्लस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर यदि मैं मान लेता हूँ कितना है, एन कैप है। कितना है ये, एन कैप है। तब कितना होगा, एन कैप इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी, ठीक है ना, अपॉन कितना होगा भाई, मॉडुलस का ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? दैट इज माई सिंपल फार्मूला। तो मेरे को निकालना है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पुराने जैसा है, आपको स्क्वायर रूट लगाना है। ए एक्स प्लस ए वाई सबका स्क्वायर होता है ना, प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का काम कौन करेगा, 4 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो माई आंसर विल बी 16 प्लस 4 प्लस 16। इज दैट क्लियर? 20, दैट मीन्स कितना होगा भाई मेरा 36। इज दैट क्लियर? तो आंसर कितना आएगा मेरा 6। तो इसके नीचे कितना हो जाएगा हमारा, एन कैप जो होगा वो कितना होगा, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन कितना हो जाएगा 6। दैट इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। ए माइनस बी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे करना है ए माइनस बी को, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दैट मीन्स यू विल हैव टू सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम अनदर। तो ए कितना है मेरा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, नेगेटिव ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो माइनस 2 आई कैप प्लस की जगह कितना हो जाएगा भाई, माइनस 3 जे कैप और प्लस 6 के कैप। सो दैट इज गोइंग टू बी 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a माइनस बी जो होगा वो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। इज दैट क्लियर? तो अब मैं बोलूँगा इसे, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। मैं मान लेता हूँ ये भी एन ही है, तो एन कैप कितना हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा मेरा अगला आंसर जो होगा, a माइनस बी निकालना मॉडुलस में। तो कितना आएगा, यहाँ देखो ये तो भाई 0 है, तो ए एक्स हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरा, माइनस 4 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो ये कितना होगा मेरा 16 प्लस कितना हो जाएगा 64, 70 मतलब कि 80। इज़ दैट क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 80। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं इसमें। तो आपका कितना हो जाएगा, कितना, तो कितना लिख सकते हैं इसको, 16 × 5 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4√5। इज़ दैट क्लियर? सो माई आंसर विल बी एन कैप इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन 4√5। दैट इज़ अवर आंसर। यू कैन कैलकुलेट द ऑल। इज़ दैट क्लियर? कभी कभी क्या होता है, ऐसी कुछ वैल्यू दे देते हैं आपको और बोलेंगे फाइंड मॉडुलस ऑफ ए, यू कैन कैलकुलेट modulus of b, you can also calculate modulus of a plus b, you can calculate, and modulus of a minus b, you can calculate. Sometimes they say special find modulus of 2a plus 3b, ये पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि भाई कितना निकालना है, कि फाइंड a माइनस 2b। समझ में आया ना, माइनस 2b पूछ लेंगे आपसे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। अब हमको नेक्स्ट वही सिचुएशन पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप जब तक मैं इसे रब कर रहा हूँ आप पॉज करिए और मिटा करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल है। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। मेरे को कोई वेक्टर बी निकालना है जो कि क्या हो, के टाइम्स हो वेक्टर ए के, के टाइम्स हो वेक्टर ए के। अब के कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 1/2 वट एवर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जैसे ही मैं निकालूंगा तो
तो वो मेरा क्या होगा, वेक्टर बी जो होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, के टाइम्स होगा वेक्टर ए के, ठीक है ना। मैं इसको स्मॉल लिख देता हूँ, इसको स्मॉल लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इससे कि ये मेरा वेक्टर ए है, इसकी कुछ लंबाई है, मैं बोलूं कि के की वैल्यू अगर मान लो 2 रख देते हैं, तो बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ ए। अगर मान लो मेरा वेक्टर ए इतना है, ठीक है, तो मेरा वेक्टर बी जो है वो तो इतना और इसके आगे इतना होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज वेक्टर ए, सो दैट इज वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा ना। अगर मान लेते हैं ये है कि अगर हम k को पॉजिटिव रखें, या फिर हम ये बोलें कि किसी वेक्टर में यदि हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर उतने गुना बढ़ जाता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाता है, डायरेक्शन वही रहेगी। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उतने टाइम्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, थोड़ा सा नीचे हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स हो जाएगा वेक्टर ए की, पर डायरेक्शन वही रहेगी। अगर मैं बोलूं कि इसमें k जो है वो मेरा कैसा है, -3 है, k कैसा है, -3 है, तो मेरा b जो होगा दैट इज़ -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा भाई, मेरा मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसे लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ ऐसा, माइनस ए, उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा वेक्टर ए ऐसा है, समझ में, वेक्टर ए इस तरीके का है, तो जो मेरा वेक्टर बी जो होगा वो अल्टा होगा, 1a 2a और ये 3a। समझ में आ गया ना, ये कितना होगा, -3a। इज दैट क्लियर? b इज इक्वल टू, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, ओनली इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ एनी गिवन वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी चेंज्ड। नंबर 1 थिंग, if the positive number is multiplied, then the direction of the given vector will remain same. If the negative number is multiplied with the given vector, so the magnitude as well as direction will also be changed, and the direction will be just opposite to the initial direction. So that is the main situation. Is that clear? ज़्यादा इसमें कोई भी situation, कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इस दोनों वेक्टर के लिए मैं एक करके बता रहा हूँ आपको, आप इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन जो था वो था a इज इक्वल टू, वेक्टर a इज इक्वल टू कितना था, 2i - j प्लस कितना था, 2k कैप था। अगर मैं बोलूँ इसे निकालिए 2a कैप निकालना है, 2 वेक्टर a निकालना है, तो क्या करेंगे आप, 2 टाइम्स ऑफ 2i कैप - j कैप प्लस 2k कैप करेंगे आप। इसका मतलब 4i कैप - 2j कैप प्लस 4k कैप। इज़ दैट क्लियर? ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, 3 वेक्टर b निकाल सकते हैं आप। समझ में आ रहा ना। अब आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क भी है और आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर मेन थिंग। इज़ दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर के और 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, 5 मिनट में 5-7 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना, इसमें फ्री वेक्टर्स आते हैं। एक कौन सा टाइप का वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका ना इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है ना फाइनल पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है ना। उसे हम कौन सा बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी एक फ्री वेक्टर है, ना इसका इनिशियल पॉइंट है ना फाइनल पॉइंट है। इज दैट क्लियर? जस्ट रिमेंबर दिस इज द मेन कंसेप्ट, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ दैट इज पोलर वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, पोलर वेक्टर। ऐसे टाइप के वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर डिपेंड नहीं करती है, वो कौन से वेक्टर कहलाते हैं, पोलर वेक्टर कहलाते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर सम टाइम, ओनली द डेफिनेशन इज बीइंग टोल्ड टू यू at the present time. Is that clear? Suppose just think that if you are talking about the velocity, talking about force, linear momentum, these are displacement, these are the pole. कौन से वेक्टर है हमारे, पोलर वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कौन सी, एक्सिल वेक्टर। किसकी बात करूं, एक्सिल वेक्टर की। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करती है और उसे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन। सपोज द डायरेक्शन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दीज वन आर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर momentum,
एक्सेट्रा द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर अभी हम इसमें क्या बोलते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको समझाएंगे जब वेक्टर का रिजोल्यूशन हम पढ़ेंगे। जब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा पोलर वेक्टर एक्चुअल में क्या है। अभी सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान देना है। एंगुलर के लिए, जैसे एक्सियल के लिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, किस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, मैं बोलता हूँ ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आप इसको राइट हैंड डायरेक्ट लॉ से, इसकी राइट हैंड से क्या कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। तो आपको उंगली को घुमाना है, जैसे ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, मान के चलो क्लॉकवाइज ऐसे। तो आपको क्या करना, उंगलियों को मोशन की डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो ये थंब जो है डायरेक्शन बताएगा किसकी, एक्सियल वेक्टर की। समझ में आया ना। तो ये जो होगी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, समझ में आया ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं इसकी डायरेक्शन को क्या ले सकता हूँ, ऐसा। अब अपने थंब को, पूरी उंगलियों को पकड़ूंगा ऐसे, राइट हैंड को ऐसे कि थंब और उंगलियां परपेंडिकुलर हों, उंगलियों को समेटूंगा जिस डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। समझ में आया ना आपको। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। अगर ये क्वांटिटी एंगुलर वेलोसिटी को बता रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ नीचे होगी और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर होगी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, एक्सियल वेक्टर वगैरह को समझ सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द वेक्टर एंड नथिंग मोर देन इट। In the next class we will study the addition and subtraction of the vector, जितना भी हो सकता है उतना, ठीक है ना। होल सोल फॉर्म में पढ़ेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट वन। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट वन, विजुअलाइज इट एंड घर में जाइए, कॉपीज देखिए, बुक उठाइए और एक बार इसको पढ़ के कोशिश करिए समझने का। एंड स्टिल यू हैव द प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन द सेपरेट टाइप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑन इट। इज दैट क्लियर। सो हमारी नेक्स्ट क्लास, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल आएगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। ठीक है, सी यू।